एपिसोड 42 वन साइड लव। एक हफ्ते बाद इश्क के दरवाजे पर डोर बेल बजती है। इश्क की माँ, जो इस समय हॉल में ही मौजूद थी, वह जाकर दरवाजा खोलती है और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कुणाल मुस्कुराता हुआ उनके सामने था। वह इश्क की माँ को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? इश्क की माँ के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। आओ अंदर आओ, काफी दिनों बाद आए हो। कुणाल हंसता हुआ अंदर आता है और कहता है, जी दरअसल मैं किसी जरूरी काम से शहर से बाहर चला गया था, कल रात ही वापस आया हूँ और आने के साथ ही सबसे पहले मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं तो और जल्दी आने वाला था, पर कुछ जरूरी काम था, उसकी वजह से लेट हो गया हूँ, वरना इश्क से भी मिल लेता। वह तो इस समय अस्पताल में होगी। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। कुणाल यह कहता हुआ जैसे ही हॉल में आता है, उसकी नजरें हैरानी से छोटी हो जाती है। सामने दो बड़े बड़े सूटकेस रखे हुए थे और उन दोनों सूटकेस को देखकर कुणाल हैरानी से इश्क की मम्मी की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी यह सामान किसका है? इश्क की मम्मी सोफे पर बैठते हुए कुणाल को बैठने का इशारा करती है। कुणाल जब उनके सामने सोफे पर बैठता है तो उसकी मम्मी ने सूटकेस की तरफ देखते हुए कहा, यह सूटकेस हमारा है। दरअसल मैं और इश्क हम दोनों यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। हम दोनों बेंगलुरु जा रहे हैं, इसीलिए यह सामान पैक कर रहे हैं। जैसे ही कुणाल ने यह सुना, उसके होश एकदम से उड़ जाते हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह हैरानी से सूटकेस की तरफ देखता है और बेचैनी के साथ अपने मन में यह सोचने लगता है कि एक हफ्ता वह शहर से बाहर क्या रहा। इश्क ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल कुणाल को इश्क पर क्रश था और वह इसीलिए बार बार इश्क के आसपास रहा करता था, क्योंकि वह उसे अपने प्यार का एहसास करवाना चाहता था। पर कुणाल वह सीधे तौर पर उसे कह नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने इश्क को स्पेशल फील करवाना शुरू कर दिया था। पर एक जरूरी काम की वजह से जब वह शहर से बाहर गया तो उसका मन नहीं लग रहा था। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया और वापस मुंबई लौट आया, यह सोचकर कि यहाँ आने के साथ ही वह इश्क से अपने दिल का हाल बयां करेगा। आज इसीलिए वह इश्क के घर पर आया था, ताकि उसकी माँ को यह बता सके कि वह इश्क के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। पर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तभी इश्क अपने हाथों में कुछ किताबें लेकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती है, मम्मी इन किताबों को भी बैग में रख दीजिए। उसकी नज़र जब कुणाल पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है। कुणाल ने उसे एक फीकी सी मुस्कान दी तो बदले में इश्क भी एक फीकी सी कुणाल को देते हुए कहती है, कैसे हैं आप मिस्टर चोपड़ा? कुणाल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो इश्क? और यह सब क्या है? मैं तुमसे मिलने आया और यहाँ के पता चला कि तुम और तुम्हारी माँ शहर छोड़कर जा रही हैं। इश्क निराशा के साथ हाँ में सर हिलाती है और कुणाल को देखते हुए कहती है, जी दरअसल कुछ पर्सनल है जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इश्क बात क्या है? क्या तुम मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझती हो? कुणाल ने यह कहा ही था कि उसे अपने कानों में ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जो कि इश्क के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। उसको इसी से अंदाजा लग गया था कि इश्क और उसकी माँ शायद आज ही निकलने वाले हैं। इश्क ने कुछ नहीं कहा। वह किताबें टेबल पर रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुणाल हैरानी से उसकी मम्मी की तरफ देखता है और कहता है,
आंटी, अगर आप लोगों ने जाने का मन बना ही लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या आप लोग जाने से पहले वजह नहीं बता सकते हैं कि अचानक से आप लोग शहर क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? और इश्क का क्या? वह डॉक्टर है, इतने बड़े अस्पताल में उसकी पोजीशन है। अचानक से शहर छोड़ने पर उसका करियर दांव पर लग जाएगा। प्लीज आंटी, आप मुझे बताइए, ऐसी क्या वजह हो गई कि इश्क और आप इतनी जल्दबाजी में शहर छोड़ रहे हैं? इश्क की मम्मी के आंसू निकल आते हैं। वह रोते हुए कुणाल को सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से एक केस की वजह से उसके सीनियर ने उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया और इश्क का रिकॉर्ड इतना खराब कर दिया कि उसे किसी दूसरे अस्पताल में जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसकी मम्मी की बात सुनकर कुणाल हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने कुछ कह दिया और सारे हॉस्पिटल ने इस पर विश्वास करने लगे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इस मामले के तहत तक जाऊंगा। पर उसकी मम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब कोई फायदा नहीं है। इश्क ने मन बना लिया है कि हम लोग इस शहर में नहीं रहेंगे। वैसे भी अभी शहर में रखा ही क्या है? किसी नए शहर में जाएंगे और नए तरीके से जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, शुरू में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम यहाँ पर इश्क की जॉब की वजह से ही टिके हुए थे, वरना इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें यहाँ पर रोके रखें। उसकी नौकरी के भरोसे ही जो पैसे आते थे उसी से हमारा घर चलता था और अब तो वह भी चला गया है। अब हमारे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। तभी इश्क अपना छोटा सा बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है और अपने उसे बैग को भी बाकी दो बड़े बैग्स के पास रखते हुए कहती है, माँ, ऊपर के कमरे से मैंने सारा सामान समेट लिया है। आप डोनेशन वाले कपड़े एक बॉक्स में रख दीजिए। थोड़ी देर में एनजीओ से लोग आ जाएंगे और उस बॉक्स को लेकर चले जाएंगे। कुणाल ने घूरती हुई नजरों से इश्क को देखा और उससे कहता है, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? इश्क निराशा के साथ अपना चेहरा नीचे करती है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, जी मिस्टर चोपड़ा, अब इस शहर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बिना नौकरी के, बिना पैसों के इतने बड़े शहर में गुजारा कैसे होगा? 2 हॉस्पिटल में अप्लाई किया था और दोनों ने मुझे जॉब देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मुझे मेरे पिछले हॉस्पिटल से निकाला गया था। इश्क ने निराशा के साथ कुणाल से कहा। तो कुणाल का गुस्सा भड़क उठा था। वह इश्क पर नाराज हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए इश्क से कहा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो इश्क? तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर होकर तुम इस तरीके के बकवास बातें करोगी, यह मैंने सोचा नहीं था। और क्या कहा तुमने? 2 हॉस्पिटल में तुम्हें जॉब देने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुम शहर छोड़ कर जा रही हो। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? इतने बड़े मुंबई शहर में क्या बस 2 ही हॉस्पिटल है? अगर तुम चाहो तो इस मामले को मैं अपनी तरह से संभाल सकता हूँ। इश्क ने हैरानी पर मुस्कुराते हुए कुणाल को देखा। हाँ, कुणाल इश्क पर नाराज जरूर हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने बाकी दिनों के हिसाब से आज इश्क से नरमी से बात कर रहा था। उसके शब्दों में सिर्फ रिक्वेस्ट थी, जैसे कि वह सच में चाहता है कि इश्क यहीं रुक जाए। कुणाल की बात सुनकर इश्क जल्दी से कहती है, नहीं मिस्टर चोपड़ा, प्लीज आप इस मामले से खुद को दूर ही रखें। और ऐसी बात नहीं है कि उन दोनों हॉस्पिटल के अलावा मेरे पास और हॉस्पिटल का ख्याल नहीं आया था। पर सच कहूं तो अब इस शहर में रहने का मेरा मन नहीं है। इश्क की बात सच्चे दिल से कह रही थी। वह सच में अब इस शहर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में आकर्ष का डर इस तरीके से बैठ गया था
कि अब वह चाहकर भी इसे अपने दिल से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि पिछले एक हफ्ते से आकर्ष का एहसास उसे अपने आसपास महसूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसे अपने आसपास एक अनजानी सी हवा महसूस होती थी। और जब भी कुछ अजीब सा होता, उसे इस बात का ही डर सताता कि कहीं आकर्ष तो नहीं आ गया है। वैसे भी जेल में रहने का उसका कोई फायदा तो है नहीं। जेल में रहने के बावजूद भी जब वह इश्क के घर तक आ सकता है और उसके कमरे तक आ सकता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इश्क किसी दूसरे अस्पताल में काम करता देख उसके करीब आने। दरअसल वह अब अपने ही घर से डरने लगी थी। वह अपनी 4 दीवारों से डरने लगी थी, अपने कमरे से डरने लगी थी, हर उस जगह से डरने लगी थी जहां पर उसने आकर्ष के एहसास को महसूस किया था। और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं आकर्ष अपने साइकोपन में उसकी मां को नुकसान ना पहुंचा दे। इश्क ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेंगलुरु ज्यादा दूर थोड़ी ना है। आप जब चाहे तब हमसे मिलने आ सकते हैं। और आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम शहर नहीं बल्कि देश छोड़कर जा रहे हैं। कुणाल के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह उन लोगों से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना मन बना ही लिया है तो फिर मेरे समझाने का और कोई फायदा ही नहीं है। कोई बात नहीं, नए शहर और नए फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक इश्क। और मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आप लोगों को पैकिंग भी करनी होगी। इश्क मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। लेकिन इश्क की माँ कुणाल के पास आती है और कहती है, यहाँ आने के लिए थैंक यू। पता है, जब हम लोगों ने यहाँ से जाने का सोचा तो एक बार मन में बात आई थी कि तुमसे मिले बिना जाएंगे तो न जान तुम्हें कैसा लगेगा। पर वो घबराहट भी चली गई है। कुणाल मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है। पर वह जैसे ही अपना फोन जो उसने टेबल पर रखा हुआ था वह उठाकर अपने जेब में रखता है, वैसे ही इश्क उसे कहती है, चलिए मिस्टर चोपड़ा, मैं आपके दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। इश्क और कुणाल एक साथ दरवाजे तक आए और कुणाल की नजरें सिर्फ इश्क के ऊपर ही टिकी हुई थी। दरवाजे पर पहुंचकर कुणाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इश्क को देखकर कहने लगा, बाय। इश्क उसे हाथ मिलाने से कतरा रही थी, लेकिन वैसे भी वह इस शहर को छोड़कर जा रही है और कुणाल जैसा बड़ा बिजनेसमैन बेंगलुरु जाकर उससे थोड़ी ही ना मिलेगा। इसीलिए उसने भी कुणाल के साथ हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा। इश्क अपना हाथ पीछे लेने को कर रही थी, लेकिन कुणाल ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। इश्क हैरानी से उसे देखती है तो कुणाल हड़बड़ाकर उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, बेंगलुरु में मेरे बहुत से पहचान वाले हैं। अगर वहां सेटल होने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फोन करना। इश्क ने फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया और कुणाल एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। कुणाल अपनी गाड़ी के सीट पर बैठता है और स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। इश्क तब तक दरवाजे पर खड़ी थी जब तक कुणाल की गाड़ी उसके घर के मेन गेट से बाहर नहीं निकल गई। उसके जाने के बाद इश्क दोबारा अपने घर के अंदर आती है। वह देखती है उसकी माँ कांच के जो इम्पोर्टेंट सामान है उन्हें एक बॉक्स में रखकर उस पर टेप लगाने की कोशिश कर रही है। इश्क अपनी माँ के पास आती है और उस बॉक्स को पैक करने में उनकी मदद करती है। इश्क की माँ एक शांत पर जिज्ञासु नजर से इश्क को देखते हुए कहती है, कुणाल कल रात ही वापस आया है और आज सुबह वह सबसे पहले यहाँ आया है तुमसे मिलने के लिए। अच्छा। इश्क ने फीकी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना ही कहा तो उसकी माँ को उसे देखकर कहती है, वह तुम्हें पसंद करता है। जैसे ही इश्क की मम्मी ने उसे यह कहा वह घूर कर अपनी माँ को देखती है।
उसके हाथ रुक चुके थे और निगाहें अपनी माँ के ऊपर ही थी। वह तीखी निगाहों से अपनी माँ को देखते हुए कहने लगी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुणाल चोपड़ा जैसा बड़ा बिजनेसमैन मुझ जैसी मामूली से डॉक्टर को पसंद करता है? इश्क के हाथ भले ही रुक गए थे, लेकिन उसकी माँ ने उस बॉक्स को टेप से कवर करते हुए कहा, एक्सपीरियंस। तुम भले ही एक डॉक्टर हो, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे तुमसे ज्यादा है। मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एहसास देख सकती हूँ। अपने कॉलेज के दिनों में अपनी आंखों में यही वन साइड लव लिए बहुत से लड़के मेरे आसपास घूमा करते थे। बस उसी से अंदाजा लगाया है। एपिसोड 43 मर्डर। इश्क के हाथ भले ही रुक गए थे, लेकिन उसकी माँ ने उस बॉक्स को टेप से कवर करते हुए कहा, एक्सपीरियंस। तुम भले ही एक डॉक्टर हो, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे तुमसे ज्यादा है। मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एहसास देख सकती हूँ। अपने कॉलेज के दिनों में अपनी आंखों में यही वन साइड लव लिए बहुत से लड़के मेरे आसपास घूमा करते थे। बस उसी से अंदाजा लगाया है। माँ, आप कुछ भी बोले जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इश्क ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तुम जो कह रही हो वह सच हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वह तुम्हें प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ है? इश्क में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी नजरों में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है, लेकिन मैं उन नजरों को ही नजरअंदाज कर देती हूँ। माँ, उसके और मेरे स्टेटस के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वह कुणाल चोपड़ा है, एक बहुत बड़ा रईस बिजनेसमैन। उसके पास लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। वह मुझ जैसी मामूली लड़की को क्यों पसंद करेगा? यह बस एक अट्रैक्शन है। कुछ समय बाद उसका यह अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने हमेशा से ही मिस्टर चोपड़ा को खुद से दूर रखा है और उनकी बातों को ऐसे लिया है जैसे कि वह मुझे कुछ सिखा रहे हैं। इश्क की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। अपनी माँ को हंसता हुआ देख इश्क चीढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, माँ, आप मेरी बातों पर हंस रही है? तो उसकी माँ ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हंस नहीं रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियां ज्यादातर अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचती हैं और उनके सपने का राजकुमार सफेद गाड़ी में आता है और उन्हें सपनों के महल में लेकर चला जाता है। कुणाल बिल्कुल वैसा ही है। वह तुम्हारे लिए चमचमाती हुई सफेद गाड़ी में भी आ सकता है और तुम्हें अपने महल में भी लेकर जा सकता है, पर तुम हो जो उसकी तरफ देखती तक नहीं हो। कुणाल किसी भी लड़की का ड्रीम बॉय हो सकता था, लेकिन वह तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। यह अपने आप में हैरानी की बात है। वह कांच का सामान अब पैक हो गया था। इश्क उस डब्बे को अपने हाथ में लेती है और उसे सही जगह पर रखते हुए कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, माँ, कि वह क्या सोचता है या फिर क्या करता है। पर सच कहूँ तो मुझे मिस्टर चोपड़ा के साथ रहना कुछ खास नहीं आता है। मैं हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर चोपड़ा अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर घूमते हैं। उनका असली चेहरा कुछ और है और वह मुझे दिखा कुछ और रहे हैं। मुझे उनके आसपास हमेशा से एक नेगेटिव वाइब मिलती है। इश्क की बात सुनकर उसकी मम्मी हैरानी से उसे कहने लगती है, इश्क, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों दोहरी पर्सनालिटी लेकर घूमेगा? लेकिन तुम भी तो कुछ सोच कर ही बोल रही होगी। पता नहीं तुम्हारे मन में यह बात कहाँ से आई, और मैंने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है
कि इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे घर पर बार बार क्यों आता है और हमसे क्यों घुलने मिलने की कोशिश करता है। वही बात तो मैं आपसे कह रही हूँ। कुणाल का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पास लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन वह यहाँ पर आ टपकता है और आपके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि आप उसे गोद लेने वाली हैं। इश्क की माँ उसकी बातों को सोचने लगती है और अपने मन में कहती है कि इश्क कह तो सही रही है। कुणाल के पास क्या इतना समय है जो उन लोगों के घर पर जाकर उनके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए। अपनी माँ को ऐसे विचारों में खोया हुआ देख इश्क कहती है, माँ आप छोड़िए इन सब बातों को, हम वैसे भी शहर से जा रहे हैं। आप जल्दी से डोनेशन बॉक्स एक तरफ रखिए, बाहर ट्रक आ चुका है। मैं उन लोगों को बताकर आती हूँ कि कौन कौन सा सामान ट्रक में लोड करवाना है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ सीधे इश्क के हॉस्पिटल पहुंचता है। उसने गाड़ी को पार्किंग में लगाया और सीधे गाड़ी से निकलकर रिसेप्शन एरिया पर पहुंच गया। रिसेप्शन एरिया इस वक्त खाली था क्योंकि यह दोपहर का समय था, तो ज्यादातर यहाँ पर सिर्फ पेशेंट के परिवार वाले ही थे, इसलिए रिसेप्शन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। पर जैसे ही कुणाल रिसेप्शन पर पहुंचता, उससे पहले ही एक कुरियर बॉय रिसेप्शन पर आ जाता है। कुणाल को उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था क्योंकि कुणाल अचानक से उसके पीछे हो जाता है। उस कुरियर बॉय ने एक बड़ा सा जैकेट पहना हुआ था, अपने सर पर टोपी लगा रखी थी। उसके जैकेट पर किसी कुरियर कंपनी का लोगो बना हुआ था। हाथ में बहुत सारी फाइलें थी और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। रिसेप्शनिस्ट उसे देखते हुए कहती है, जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसे कुरियर बॉय ने अपने सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रखते हुए कहा, मुझे डॉक्टर पारस को यह सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। यह किसी दूसरे अस्पताल से आए हैं और शायद बहुत अर्जेंट है। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने एक डॉक्यूमेंट को उठाया और देखा। उसमें किसी दूसरे अस्पताल का लोगो बना हुआ है। वह हाँ में से हिलाती है और कहती है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। कुरियर बॉय ने अपने नाम की एंट्री की और फिर वह सारे डॉक्यूमेंट अपने हाथ में कलेक्ट कर लिए। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने एक विजिटिंग कार्ड उस कुरियर बॉय को देते हुए कहा, आप यहाँ से 7th फ्लोर पर चले जाइए। वहाँ पर डॉक्टर पारस का केबिन है। केबिन के बाहर आपको वार्ड बॉय मिल जाएगा। आप उसे यह सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। डॉक्टर पारस इस समय अस्पताल में मौजूद नहीं है, पर वह जैसे ही आएंगे यह सारे डॉक्यूमेंट उन तक पहुंच जाएंगे। कुरियर बॉय हाँ में सर हिलाता है और अपने जैकेट का कॉलर हल्का सा अपने चेहरे की तरफ करता हुआ वह लिफ्ट की तरफ चला जाता है। अब तक कुणाल उसे कुरियर बॉय के पीछे ही खड़ा था। वह फोन पर अपने पुराने मेल्स चेक कर रहा था, पर जैसे ही रिसेप्शन एरिया खाली होता है, कुणाल जल्दी से वहां आता है और रिसेप्शनिस्ट को देखने लगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। हेलो, मेरा नाम कुणाल चोपड़ा है, मुझे डॉक्टर पारस से मिलना है। कुणाल ने अपना बिजनेस कार्ड रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने वह बिजनेस कार्ड देखा और उन्हें बाकी कार्ड के साथ एंट्री बॉक्स में रखते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, डॉ पारस इस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं है। दरअसल आज वह हॉस्पिटल आए ही नहीं है। सुबह से उनके पेशेंट भी उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी इमरजेंसी डॉक्यूमेंट भी आए हैं, पर वह आज हॉस्पिटल आए ही नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो क्या आप कल आ सकते हैं? कल मैं आपकी उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देती हूँ। कुणाल कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, मेरा आज ही उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर वह हॉस्पिटल नहीं आए हैं तो क्या आप बता सकती हैं?
वह मुझे कहाँ मिल सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट असमंजस में कहती है। अब सर, यह मैं कैसे बता सकती हूँ कि अगर वह हॉस्पिटल नहीं आए हैं तो कहाँ हो सकते हैं? वैसे तो ज्यादातर अपने घर पर ही रहते हैं। हो सकता है इस वक्त भी अपने घर पर हो। रिसेप्शन पर बैठी लड़की की बात सुनकर कुणाल कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, आप मुझे उनका घर का एड्रेस दे दीजिए। मैं उनसे उनके घर पर मिल लेता हूँ। मेरा काम बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसेप्शनिस्ट हाँ में सर हिलाती है और एक पेपर पर डॉक्टर पारस का एड्रेस लिखकर कुणाल को दे देती है। कुणाल तुरंत पार्किंग एरिया में जाता है और अपनी गाड़ी लेकर डॉक्टर पारस के एड्रेस पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह एक रईसी एरिया में एक बंगले के सामने खड़ा था। कुणाल अपनी गाड़ी से निकलता है और लोन से होता हुआ बंगले के सामने पहुंचता है। उसने देखा दरवाजे के बाहर डोर बेल लगी हुई है। उसने 2-3 बार डोर बेल बजाई, पर दरवाजा नहीं खुलता है। कुणाल थोड़ा हैरान हो जाता है। इतना बड़े डॉक्टर का घर है और कोई सर्वेंट भी मौजूद नहीं है। उसने 1-2 बार डोर बेल और बजाई और चिल्लाते हुए अंदर किसी को बुलाने लगा, हेलो, कोई है क्या? मुझे डॉक्टर पारस से मिलना है। लेकिन ना तो कुणाल को कोई रिप्लाई मिलता है और ना ही दरवाजा खुलता है। कुणाल असमंजस से इधर-उधर देखने लगता है। तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर कुछ काला काला सा पड़ा हुआ नजर आता है। वह हैरान हो जाता है। लॉन तो पूरा साफ सुथरा है, तो फिर यह काले रंग का सामान यहाँ पर कैसा है? कुणाल धीरे धीरे उस काली सी आकृति के पास जाता है, जो उस लॉन के पास घास के बीच में पड़ी हुई दिख रही थी। पर जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उस चीज को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। यह सीसीटीवी कैमरा था, जो जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। सीसीटीवी कैमरे को इस तरीके से देखकर कुणाल हैरान हो जाता है और हैरानी से बंगले में देखने लगता है। तभी उसे दरवाजे के कोने पर सीसीटीवी का हुक नजर आता है, जहां पर शायद पहले कैमरा लगा हुआ था, पर अब वहां से वह कैमरा तोड़कर लॉन में फेंका गया है, क्योंकि जिसमें सीसीटीवी लगा हुआ था वह चीज भी टूटी हुई थी। कुणाल को कुछ अनहोनी का अंदाजा हो रहा था। वह तेज कदमों से दरवाजे के पास जाता है, पर इस बार उसने बेल नहीं बजाई, बल्कि अपने हाथों से दरवाजा खोला। पर उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। दरवाजा इस तरीके से खुला हुआ है, यह देखकर ही कुणाल हैरान हो जाता है। वह अंदर आता है और इधर-उधर देखने लगता है। एक विशाल और बड़ा सा बंगला अंदर से पूरी तरह से सजाया हुआ था और हर एक सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, पर वहां पर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस खामोशी में एक दहशत हो। हेलो डॉक्टर पारस, क्या आप है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? मैं यहाँ पर डॉक्टर पारस से मिलने आया हूँ। कुणाल धीरे धीरे उस घर में आवाज लगाते हुए अंदर की तरफ आ रहा। कुणाल ने इधर-उधर देखा और उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह धीरे धीरे करके किचन एरिया की तरफ कदम बढ़ा देता है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो वहां जाकर देखना चाहिए। किचन का दरवाजा खुला हुआ था। कुणाल धीरे से किचन के अंदर दाखिल होता है और डॉक्टर पारस को आवाज देते हुए कहता है, हेलो डॉक्टर पारस, आप हैं यहाँ पर? अगर है तो प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो डॉक्टर पा, ओह गॉड, डीआर पारस का मर्डर हो गया है। कुणाल 2 कदम पीछे होते हुए चिल्लाने लगता है, क्योंकि स्लैब्स के ठीक नीचे डॉक्टर पारस की डेड बॉडी रखी हुई थी।
उनका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। आंखें खुली हुई थी और मुंह खुला हुआ था। किचन में बुरी तरीके से खून पूरे फर्श पर फैल रहा था। कुणाल के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह जल्दी से खुद को संभालता है। डॉक्टर पारस की लाश उसके सामने पड़ी हुई थी और कुणाल बुरी तरह से हिल गया था। उसने तेजी से सांस लेना शुरू किया और जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालता है। उसने जल्दी से 100 नंबर पर डायल किया और पुलिस को कॉल किया। जैसे ही पुलिस वहां पर आती है, कुणाल दहशत में एक जगह बैठा हुआ था। पुलिस ने उस पूरे एरिया का मुआयना किया और उसके बाद कुणाल से पूछा, मिस्टर चोपड़ा, आपने हमें इन्फॉर्म तो कर दिया है और हम इस केस की तहकीकात भी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस इंसान का मर्डर हुआ है, उससे आपका क्या रिश्ता है? कुणाल घबराते हुए डॉक्टर पारस की डेड बॉडी को देख रहा था, जिसे अब स्ट्रेचर पर रख दिया गया था और एक सफेद कपड़े से उसे पूरी तरह से ढक दिया गया था। कुणाल ने हैरानी से कहा, मेरी एक दोस्त के लिए मैं यहाँ पर आया था, इनसे मदद मांगने के लिए, पर यहाँ आकर देखा तो यह सब हो रखा था। पुलिस वाले ने उस लाश को देखते हुए कुणाल से कहा, आपको इस बात का अंदाजा था कि इनका मर्डर हो सकता है? कुणाल ने ना में सर हिलाया और फिर पुलिस से बोला, नहीं, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैं तो पहले हॉस्पिटल गया था और वहां की रिसेप्शनिस्ट से इनका एड्रेस लेकर आया हूं, पर यहां आकर मुझे थोड़ा शक जरूर हुआ था, क्योंकि उनके दरवाजे के ऊपर जो सीसीटीवी लगा हुआ था वह टूटा हुआ था। मुझे वह सीसीटीवी बाहर गार्डन में मिला है, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं, वह अभी भी वहीं पर होगा। पुलिस वाला हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वह डॉक्टर पारस की डेड बॉडी के पास आकर बैठता है। उन्होंने डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटा दिया और उसे देखने लगा। कुणाल हैरानी से डेड बॉडी को देखते हुए कहता है, आपको क्या लगता है ऑफिसर, कौन है जो डॉक्टर पारस को इतनी बेरहमी के साथ मार सकता है? यह बताना मुश्किल है चोपड़ा साहब, यह किसी आम इंसान का काम नहीं है, कोई साइको किलर है। डॉक्टर पारस के पूरे शरीर पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किया गया है, यानी कि जो मर्डरर था वह पूरे तरीके से इन्हें जान से मारने के लिए ही आया था। यह खून कल रात हुआ है और यह काम किसी आम इंसान का नहीं है। एपिसोड 44, इश्क के घर में मास्क मैन। पुलिस वाला उस डेड बॉडी के पास बैठा हुआ था। उसने डेड बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाया और उसे अजीब नजरों से घूर कर देखते हुए कहा, मुझे लगता है यह खून कल रात ही हुआ है। कुणाल चौंकते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को देखता है और कहता है, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि यह खून कल रात ही हुई है। इतनी बेरहमी से डॉक्टर पारस को कौन मारेगा? पुलिस ऑफिसर अपनी जगह से खड़ा होता है और डेड बॉडी को स्कैन करते हुए कहता है, वह भी जल्द पता चल जाएगा कि इनका मर्डर किसने किया है। वैसे डॉक्टर पारस के मर्डर करने का तरीका देखकर बताया जा सकता है कि यह किसी साइको किलर का काम है। यह देख रहे हैं, पूरे शरीर पर चाकू से 20 से ज्यादा बार वार किया गया है और पूरे शरीर पर सिर्फ चाकू का ही वार है, कोई दूसरे जख्मों के निशान है ही नहीं, जैसे कि किलर ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। ऑफिसर की ऐसा कहने पर कुणाल हैरान हो जाता है। कौन इतनी बुरी तरीके से डॉक्टर पारस की हत्या करना चाहेगा? वैसे भी आए दिन शहर में साइको किलर की हत्या के न्यूज़ चलती रहती है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित होने की जरूरत है। तभी वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल एक आदमी को लेकर आता है, जो घबराया हुआ और डरा हुआ था। जैसे ही वह आदमी पुलिस वाले के सामने आता है, अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर साहब ने तो मुझे 2 दिन पहले ही काम से निकाल दिया था।
मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुणाल और ऑफिसर दोनों घूर कर उस आदमी को देखने लगते हैं। पुलिस वाला उस आदमी के पास जाता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए जितना जानते हो उसका ठीक ठाक जवाब दो। एक बात बताओ, इतने बड़े घर में कोई नौकर या सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? जितना बड़ा मकान है, देखने से तो लगता है 1 दर्जन नौकरों की फौज होनी चाहिए यहाँ पर। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब बिल्कुल सही। 2 दिन पहले तक यहाँ पर बहुत सारे नौकर थे और नौकरों की पूरी फौज भी यहीं पर थी, पर हमारी मालकिन ने सबको निकाल दिया और मालिक बिल्कुल अकेले हो गए थे। तुम्हारी मालकिन? यानी के डॉक्टर पारस की वाइफ। उन्होंने सारी नौकरों को काम से निकाल दिया था। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? पुलिस वाले ने पूछा। तो उस नौकर ने जल्दी से कहा, वह इसलिए क्योंकि हमारी मालकिन को पता चल गया था कि डॉक्टर साहब का अस्पताल में किसी दूसरी लड़की के साथ कोई चक्कर है। इसीलिए उन दोनों का काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था और 2 दिन पहले उन्होंने सबको काम से निकाल दिया और खुद भी अपना सामान पैक कर कर यहाँ से चली गई। डॉक्टर साहब 2 दिन तक अपने घर पर अकेले ही रह रहे थे। उस नौकर की बात सुनकर ऑफिसर हैरानी से कुणाल की तरफ देखने लगता है और कुणाल ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, किलर बहुत शातिर है ऑफिसर। उसने क्या सही मौका चुना है डॉक्टर पारस का खून करने का। शायद उसे पहले से ही पता होगा कि उनके घर में इस वक्त कोई भी नहीं है, इसलिए उसने डॉक्टर पारस का मर्डर करने के लिए रात का वक्त चुना है। सबूत के तौर पर एक सीसीटीवी था जो अब टूट चुका है। अब तक दूसरा कांस्टेबल उस टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ऑफिसर के पास लेकर आ गया था। पुलिस वाले ने उस कमरे को देखा और उससे कहता है, कम करो, तुम इस कैमरे को लैब में भेजो और उनसे कहना कि जब तक यह कैमरा टूटा था हमें तब तक की आखिरी फुटेज देखनी है। हो सकता है हमें हत्यारे का चेहरा दिख जाए या फिर हमें उसके बारे में कोई सबूत मिल जाए। और हाँ, हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर पारस तक के घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है, हमें सबकी फुटेज चेक करनी है। हम उस किलर को इसी तरीके से शहर में खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आज उसने एक रेपुटेड डॉक्टर की जान ली है, कल को हम में से एक कोई हो सकता है। अब तो उसे किलर को पकड़ना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इश्क के घर पर उन लोगों का सारा सामान लगभग से पैक हो चुका था। ट्रक में सारे सामान को लोड करते हुए इश्क ने अपने पूरे घर को एक चेक किया कि कहीं कुछ और छूट तो नहीं गया था। जब इश्क ने एक बार देख लिया कि कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ आप एक काम कीजिए, आपके कमरे में जो भी ब्रीफकेस है उन्हें आप यहाँ पर ले लीजिए। मैं तब तक पास वाले स्टोर में जाकर हमारे रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स और चिप्स वगैरह लेकर आती हूँ। इश्क की माँ हाँ में सर हिलाती है तो इश्क घर से निकल जाती है। उसने नॉर्मल से ट्राउजर और शर्ट ही डाल रखा था। जल्दी से उसने एक स्टॉल को लिया और अपना पर्स लेकर वह पास के किराना स्टोर पर चली जाती है। इश्क की माँ अपने कमरे में आती है और देखती है उनका बस एक छोटा सा सूटकेस ही वहां पर रखा हुआ है। वह सूटकेस को उठाती है तो उसका लॉक खुला हुआ था। वह बैठकर उसका लॉक ठीक से लगने लगती है। तभी उन्हें महसूस होता है कि कमरे में कहीं से टकटक की आवाज आ रही है। क्योंकि यह पूरा कमरा अब खाली था और खाली कमरे में साउंड ज्यादा आता है, तो वह हैरान हो जाती है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, एक सामान तक नहीं है, तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने इधर-उधर देखा तो उन्हें वह टकटक की आवाज फिर से सुनाई देती है। वह धीरे कदमों से खिड़की के पास जाती है।
क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि यह आवाज उसी तरफ से आ रही है। पर जैसे ही उन्होंने खिड़की के हैंडल को हाथ लगाया, खिड़की एक तेज आवाज के साथ खुल जाती है। आह! उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि खिड़की के दूसरी तरफ जोकर का मुखौटा पहने एक शख्स अपने हाथों में चाकू लिए खड़ा था। इश्क की मां बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और कमरे में बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाती है। मास्क मैन खिड़की से कूदकर अंदर आ जाता है और अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने लगता है। इश्क की मम्मी जोरों से चीखते हुए कहती है, इश्क, इश्क कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। पर तभी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी आंखों के ठीक सामने वह धारदार चाकू आ गया था। वह हैरानी से उस चाकू को देख रही थी और डरते हुए उस मास्क मैन को देखने लगती है, जो अपना चेहरा हल्का सा टेढ़ा करते हुए इश्क की मम्मी से कहता है, इतना चिल्लाएंगे तो गले में दर्द हो जाएगा। थोड़ा आराम से। इश्क पास में ही गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसकी मम्मी की सांस तेजी से चल रही थी, हाथ पैर कांपने लगे थे और वह घबराते हुए उस मास्क मैन को देख रही थी। उन्होंने घबराते हुए उस चाकू को देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, क्या चाहते हो? इस शहर को छोड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए और अपनी बेटी को भी समझाइए कि यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। मास्क मैन ने खतरनाक तरीके से इश्क की मां से यह बात कही तो उनकी रीढ़ की हड्डी तक उसकी बात सुनकर कांप गई थी, लेकिन वह हैरान भी हो गई थी। मास्क मैन उन्हें डराते हुए यह कहता है कि वह शहर नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें उसका क्या फायदा है? ऐसे अनगिनत सवाल थे जो इस वक्त उसकी मां के जहन में घूम रहे थे। देखने में तो कोई हत्यारा लग रहा है, लेकिन किसी मर्डरर को उन्हें शहर में रोके रखने से क्या खुशी मिलेगी? वह जोरों से सांस ले रही थी और उनकी नजर उस चाकू के ऊपर ही थी। मास्क मैन ने धीरे से अपना चाकू उनके चेहरे के पास से हटाया और अगले ही पल वह भागते हुए सीधे दरवाजे के पास पहुंच रही थी। वह जल्द से जल्द दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहती थी, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, दरवाजे के हैंडल पर चाकू की नोक जाकर सीधे उसे दरवाजे में गड़ जाती है। इश्क की मम्मी ने जल्दी से अपने हाथ पीछे ले लिया और उनके हाथ कांपने लगे। उनके हाथ बस उस चाकू से 1 इंच ही नीचे थे, मतलब जरा सा निशान चुकता तो वह चाकू उनके हाथ के आर पार हो जाता। दरवाजे के पास दीवार पर इश्क की मां बुरी तरह से खड़ी हो गई और कांपने लगी थी। वह डरते हुए और घबराते हुए उस मास्क मैन को देख रही थी, जो खतरनाक तरीके से चलता हुआ आता है और दरवाजे के हैंडल से उस चाकू को खींचकर निकालता है। चलिए बैठकर बातें करते हैं, मास्क मैन ने कहा और इश्क की मां को कमरे में रखी हुई एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उस कमरे में सिर्फ लकड़ी की कुर्सी ही रखी हुई थी। इश्क की मां इतनी डर गई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह क्या करें। वह जल्दी से इधर-उधर देखती हैं और जल्दी से उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हैं। यह हत्यारा सच में पागल है, कहीं सच में यह उनकी हत्या न कर दे। वह रोते हुए मास्क मैन को देखती हैं और अपने रूंधे हुए गले के साथ कहती है, मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर इस उम्र में लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात फिर से दोहरा देता हूँ। मास्क मैन थोड़ा सा झुककर इश्क की मां के चेहरे के पास आता है और उस चाकू को उनके आंखों के सामने रखते हुए कहता है, मैंने कहा कि आप अपनी बेटी के साथ इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती हैं। इश्क की मां की आंखों में डर उतर आया था।
उन्होंने घबराहट के मारे ना में सर हिलाया और उसे मास्क मैन को देखकर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मुझे यह पता हो कि एक हत्यारा शहर में खुलेआम घूम रहा है। अपनी बेटी को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं रहने दे सकती हूँ। तभी वह मास्क मैन हंसने लगता है। उसकी हंसी गहरी और डरावनी थी। वह हंसते हुए उस चाकू से अपने सर के पिछले हिस्से में हल्का हल्का सा खुजाने लगता है। इश्क की माँ की हालत खराब हो गई थी। तो मास्क मैन ने उन्हें देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा आपने अपनी बेटी को अपनी तरह ही बहादुर और साहसी बनाया है। मतलब डर चेहरे पर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी डटकर मुकाबला करती हैं। इसीलिए शायद आपने अपनी बेटी को अपना नाम दिया है ना, मिस इशिका। इश्क की माँ ने जब अपना असली नाम सुना तो वह हैरानी से उस मास्क मैन की तरफ देखने लग जाती है। कौन है यह शख्स और उसका नाम कैसे जानता है? सबसे ज्यादा जरूरी है, वह उनका पहला नाम कैसे जानता है? इश्क को लेकर जब उसकी माँ इस शहर में आई थी तो वह अपनी पूरी पहचान मिटाकर आई थी। यहाँ पर आकर उन्होंने एक नई पहचान बनाई थी, ईशा शर्मा के नाम से। आज भी सब लोग उन्हें ईशा शर्मा के नाम से ही जानते हैं। यह शख्स कौन है जो इश्क की माँ का असली नाम जानता है कि उनका नाम पहले इशिका था? कौन हो तुम? ईशा जी ने घबराहट के मारे हड़बड़ाते हुए मास्क मैन से सवाल किया। पर अगले ही पल एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। ईशा जी और मास्क मैन दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर इश्क खड़ी थी। उसके हाथों में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के पैकेट थे और अगले ही पल वह सारा सामान नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह जोर से चीखते हुए कहती है, माँ। वह जल्दी से अपनी माँ के पास कुर्सी के पास जाती है और अपनी माँ को देखती है और उनका पूरी तरह से निरीक्षण करने लगती है कि कहीं उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। पूरी तरह से देखने के बाद इश्क गुस्से में घूर कर मास्क मैन की तरफ देखती है और चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बस ऐसे ही आया हूँ, मास्क मैन ने बेफिक्री के साथ धीरे से जवाब दिया और ईशा जी इश्क की बात सुनकर और ज्यादा हैरान हो गई थी। वह तो ऐसे बात कर रही थी जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब वह इसे जानती है। ईशा जी ने धीरे से इश्क को देखते हुए कहा, तुम जानती हो इसे? मास्क मैन हंसते हुए कहता है, हर कोई मुझे जानता है, इशिका उर्फ ईशा मैम। अपनी माँ को पूरी तरह से जांचने के बाद इश्क अपनी जगह से खड़ी होती है और गुस्से में मास्क मैन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी माँ को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। यह कहते हुए जैसे ही वह अपने कदम उस मास्क मैन की तरफ बढ़ाती है, ईशा जी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं इश्क, तुम उसके पास नहीं जाओगी, वह खतरनाक है, उसके पास एक चाकू है। पर वह मास्क मैन ईशा जी की तरफ देखते हुए कहता है, यह बात तो मुझे पता है ईशा मैम कि मैं खतरनाक हूँ और मेरे पास चाकू है। कुछ और इंटरेस्टिंग है तो आप मुझे बताइए ना मेरे बारे में। शट अप आकर्ष, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने की सोची तो। इश्क एकदम से चिल्लाते हुए उस मास्क मैन की तरफ देख कर कहती है,